हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय अ मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ द फैक्ट। ठीक है, तो ये सेक्शन 22 से रिलेटेड है। तो इसमें मतलब पूछा गया है कि एक पक्ष द्वारा तथ्य की अगर गलती होती है तो उसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या होगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, रिमेन वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। अगर टू फैक्ट मतलब अगर फैक्ट की मिस्टेक जो बता रहे हैं अगर दोनों पार्टी से होता है तो वहां पे वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, अगर लॉ से रिलेटेड है क्योंकि फैक्ट से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड सेक्शन 21 में दिया है, तो अगर दोनों ही गलती में है, इंडियन लॉ के बारे में है, तो वहां पे वो इन्फोर्सेबल रहेगा, वो वाइड या वॉइडेबल नहीं होगा। और अगर सेक्शन 22 वन पार्टी के द्वारा बोला गया तो ये भी यहाँ पे रिमेन वैलिड एंड इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 22 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by mistake of one party regarding a matter of fact. Only a bilateral mistake of fact, mistake by both parties, can render a contract void under section 20. नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट्स ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज, है ना। तो अगर इसका जो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल हो जाएगा अगर उसका ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन इनमें से क्या होगा, फॉरबिडन बाय लॉ है तो फिर वो अनलॉफुल हो जाएगा, या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, फ्रॉडुलेंट है ना। तो जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो ये राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव है, तो ये अनलॉफुल हो जाएगा। तो सेक्शन 23 इसके बारे में बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज कंसिडरेशन, मतलब उसका जो प्रतिफल है, जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है, या फिर उस एग्रीमेंट जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो कानून द्वारा मना कर दिया गया है, फॉरबिडन बाय लॉ है। ठीक है, अगर वो अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया मतलब उनको लागू करने दिया जाए तो क्या करेंगे, डिफीट करेंगे प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कानून के प्रावधानों को क्या कर देंगे, वो डिफीट कर देंगे। इफ अगर ये फ्रॉडुलेंट हुआ, है ना, इन्वॉल्व इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को अगर वो उसको अगर लागू किया जाता है, अगर ऐसा कंसिडरेशन लिया जाता है या ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जाता है तो उससे क्या होगा, किसी पर्सन को उस इंजुरी होगी या उसकी प्रॉपर्टी को इंजुरी होगी। इज इमोरल अगेंस्ट, इमोरल है ये, या फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, तो इन सब केस में सेक्शन 23 के तहत बोला गया है कि अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो ये सब वॉइड हो जाएंगे एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी फॉर स्मगलिंग गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस एक्ट। तो अब क्या बोला है कि ये इस तस्करी करने के लिए एग्रीमेंट क्या है, तो ये क्या है, अनलॉफुल ही है ना, तो ये वॉइड होगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज void as its object is unlawful। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ये। Under section 23, if the consideration or object of an agreement is illegal like smuggling, gambling or any other illegal activities, the contract is void. Court do not enforce agreement that involves illegal activities। अगर illegal activities है तो कोर्ट उसको enforce नहीं करेगा। नेक्स्ट है, इफ एन एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी देन, अगर पब्लिक पॉलिसी है तो ये फिर वॉइड हो जाएगा। इट इज वॉइड एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। नेक्स्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल अ पीस ऑफ लैंड बिलीविंग दैट इट इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, है ना। तो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने के लिए लैंड का, और ये विश्वास के साथ कि ये कोई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इस रियलिटी द लैंड इज गवर्नमेंट ओन्ड, पर वो लैंड किसकी थी, गवर्नमेंट की थी, एंड कैन नॉट बी सोल्ड, नहीं सोल्ड की जा सकती। तो फिर क्या होगा, ऐसे एग्रीमेंट का क्या होगा कि अगर ऐसा एग्रीमेंट बना लिया गया है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ only one party is under the mistake of it, however under section 20 if both parties are mistaken, तो यहाँ पे दोनों ही पार्टी मिस्टेकन में है तो यहाँ पे void हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला गया कि कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10,000 एंड बी प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट। तो ये सही है, मतलब वो घर बेचना चाह रहा है 10,000 में और वो 10,000 पैसा देना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी जो देख लेते हैं। अब ए प्रॉमिस बी टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम फॉर द रॉबरी इन एक्सचेंज ऑफ रिटर्न ऑफ स्टोलन गुड्स। उसने बोला कि जो भी गुड्स स्टोल किया था उसको वापस दे देगा और तुम प्रोसिक्यूशन मत करो। तो ये नहीं किया जा सकता है। ए एग्री टू लेट हिज डॉटर टू हायर टू बी फॉर कंक्यूबिनेज। मतलब जो ए ने अपनी बेटी को क्या बोला है कि बी के साथ रहे वो, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सब क्या है, इलीगल है, इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। A being an agent secretly agrees to obtain a lease of land for B in exchange for money without informing his principal। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल को कुछ बताए बगैर ही वो उसमें लीज पर वो प्रॉपर्टी को दे रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट जो है, जो 10,000 में घर बेचा जा रहा है। हमने सेक्शन 23 के क्राइटेरिया देख लिए थे। नेक्स्ट है वाई इज एन एग्रीमेंट टू लेट अ डॉटर टू हायर फॉर कंक्यूबिनेज वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये पूछा गया कि ये क्यों, मतलब जो है वो अमान्य क्यों है, इनवैलिड क्यों माना जाएगा ये, क्यों? क्योंकि ये बिकॉज इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन इमोरल कंसिडरेशन। तो इन दोनों कारण से ये void होगा। A agree to obtain a job in public service for B in exchange for ₹1,000। Why is the agreement void? अब यहाँ पे क्या बोला कि उसको पब्लिक सर्विस में जॉब चाहिए, गवर्नमेंट मतलब जॉब चाहिए, उसके एक्सचेंज में वो 1,000 रुपये दे रहा है। तो ये क्यों यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्यों void माना गया है ना, क्यों इनवैलिड होगा। तो ये इनवैलिड क्यों होगा? क्योंकि इट इज बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द अनलॉफुल कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या है, जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। नेक्स्ट है बाय एन एग्रीमेंट टू डिवाइड गेन्स। गेन्स जो है अक्वायर्ड बाय फ्रॉड वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो इन्होंने क्या फ्रॉड के तहत पैसा कमाया, अब उस गेन को क्या कर रहे हैं, वो ऐसा एग्रीमेंट किया है कि उसको बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों अमान्य बताया गया, इसको क्यों इनवैलिड बताया गया? क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट भी है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी। तो इन दोनों के कारण से ये, तो agreement involving fraud or those that defeat the purpose of the law are void. An agreement between A, B and C to divide gain against acquired by fraud is divide gains acquired by fraud is void because it promotes illegal activities। तो ये illegal activities को promote कर रहा है। Next question है what happens if a part of the consideration or object of an agreement is unlawful as per section 24। अब ये बोला गया कि अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट पार्टली ही है ना, उसका पार्ट पूरा नहीं लेकिन पार्टली उस कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, तो ऐसे में क्या होगा उस अनुबंध का? ठीक है, तो वो पूरा जो द एंटायर एग्रीमेंट बिकम वॉइड। Section 24 states that if any part of an agreement is unlawful, the entire contract becomes void। पूरा ही void हो जाएगा। जैसे A agrees with B to manage a legal business and also smuggle illegal goods। Since a part of the contract is unlawful, the entire contract is void। तो ये void हो जाएगा, है ना। मतलब वो आधा बिजनेस तो बिजनेस करने के लिए बोल रहा है, मैनेज करने के लिए, वैलिड बिजनेस के लिए, लीगल बिजनेस के लिए, और दूसरा जो है इलीगल गुड्स के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे ये वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्शन टू द रूल दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो सेक्शन 25 में ये मेंशन किया गया है कि अगर बिना कंसिडरेशन के अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड रहता है, लेकिन उसमें 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि अगर ऐसा जो
मतलब अगर बिना कंसिडरेशन के ऐसा भी अगर एग्रीमेंट किया है जो लव एंड अफेक्शन है ना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण किसी को हमने कोई प्रॉपर्टी दी है ना, तो वहाँ कंसिडरेशन नहीं लिया है और रजिस्टर्ड भी कराया उस डॉक्यूमेंट को, तो वहां पर विदाउट कंसिडरेशन दिया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई वॉलेंट्री पास्ट में कोई वॉलेंट्री सर्विस दी थी तो उसके लिए अगर स्वेच्छा से देना चाह रहा है, कोई पैसा कंपनसेशन दे रहा है तो वहां दे सकते हैं। तीसरा, अगर कोई मतलब टाइम बाद आपका लोन था और उसको चुकाने की बात कर देता है और वो रिटर्न और रजिस्टर्ड किया होता है, तो इस मतलब वो बिना कंसिडरेशन के दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि धारा 25 के तहत इनमें से कौन सा बिना प्रतिफल के अनुबंध शून्य होता है के नियम का वेद अपवाद नहीं है। तो ये जो इलीगल एक्टिविटीज है ये इसका एक्सेप्शन नहीं है। लव एंड अफेक्शन बताया था, वॉलेंट्री सर्विस, और जो ये मतलब टाइम बार्ड वाला है जो रजिस्टर्ड और रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं सेक्शन 25, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड इट इज राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ये होना चाहिए। अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, है ना। तो इनमें इन तीन का ये जो एक्सेप्शन है विदाउट कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होगा। He promises to give 1,000 to his son, be out of love and affection and registers in it in writing, है ना। तो वो ये कि वहाँ स्नेह है, नेचुरल लव है ना, प्रेम है, स्नेह के कारण उन्होंने क्या किया, उसने 1,000 रुपए देने के लिए एग्रीमेंट कर दिया और ये राइटिंग में है। ठीक है, तो ये और रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर बट इफ ए प्रोमिसेस बी ₹10,000 फॉर इलीगल स्मगलिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग द मैरिज ऑफ विच पर्सन इज वॉइड। तो जो एडल्ट है ना, जो वयस्क मेजर की शादी के लिए अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है कि रोकने के लिए, उसकी शादी को रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है ना, तो वो वॉइड होगा। लेकिन हाँ, अगर माइनर है तो वो वहां पर वो अगर उसको रोकने के लिए, उसको रेस्ट्रेंट करने के लिए अगर एग्रीमेंट किया गया है तो वो वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ जो सेक्शन 26 बोलता है वो जो एन एडल्ट उसकी तो सेक्शन 26 स्टेट्स दैट एनी एग्रीमेंट दैट रेस्ट्रेन द मैरिज ऑफ अ पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। ठीक है, माइनर का वैलिड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 27 विच मेक्स एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड। अब व्यापार को अवरुद्ध करने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला अगर कोई एग्रीमेंट है तो यहाँ पे उसका एक्सेप्शन मतलब लगाया जाता है तो वो वैलिड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ एक्सेप्शन दिया गया है। मतलब किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को रोक लगाने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड होता है, लेकिन उसके एक्सेप्शन है कि कहाँ पर आप ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला जो मैटर है वो कौन सा है? एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस। तो एग्रीमेंट रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस, तो व्यवसाय की सद्भावना से बिक्री से संबंधित, मतलब जो गुडविल है उसको बेचने से संबंधित कोई अनुबंध है तो वो वैलिड होगा। सेक्शन 27 स्टेट्स दैट द एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग ट्रेड आर वॉइड। अगर किसी बिजनेस को रोकने वाला अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो वॉइड है। बट एन एक्सेप्शन एग्जिस्ट वेयर अ पर्सन सेलिंग द गुडविल ऑफ बिजनेस एग्री नॉट टू कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन रीजनेबल लोकल लिमिट्स। तो अब जो अपने बिजनेस का गुडविल बेच रहा है किसी व्यक्ति को और अगर ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि वो मतलब उस रीजनेबल जो लोकल लिमिट्स लगा दी है ना कि इतने लोकल लिमिट में, जैसे जहां उसका ऑलरेडी पहले बिजनेस था वहां पे गुडविल थी उसकी, अब उसने अपनी गुडविल किसी और पर्सन को बेच दी, तो जिस पर्सन को बेची है उसने एग्रीमेंट ये करा कि आप इस एरिया में ही वापस इस नाम से बिजनेस नहीं चला सकते, क्योंकि फिर वो उसकी गुडविल बेचने का मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ ये रेस्ट्रिक्शन लगाए, मतलब कहीं और कर सकता है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है कि आप कहीं पे भी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए वो एक जैसे ए एरिया में वो करता था बिजनेस, तो वहां पे बोल दिया कि ए बिजनेस में आप वापस से नहीं करोगे ए एरिया में बिजनेस, तो यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड होगा। लेकिन अगर ये लगा दिया कि आप ए के अलावा मतलब और भी जो जगह है, सिटी है, स्टेट है, वहां नहीं कर सकते, तो ये फिर नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनेबल लोकल लिमिट बोला है। अंडर सेक्शन 28 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इज नॉट वॉइड, है ना। तो सेक्शन 28 में बोला गया है कि कौन से जो एग्रीमेंट है वो शून्य नहीं है। ठीक है,
तो सेक्शन 28 में जो नहीं होगा वो एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अगर ये इस टाइप का एग्रीमेंट किया गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अराइज होता है, तो हम पर्टिकुलर इस आर्बिट्रेशन के पास, इसके पास जाएंगे, तो ये वैलिड होगा। ठीक है। इसके अलावा जो इनवैलिड में बताया, एन एग्रीमेंट दैट एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्ट अ पार्टी फ्रॉम इन्फोर्सिंग राइट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ऐसा एग्रीमेंट किया है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई राइट है वो इन्फोर्स करा सकता था कोर्ट में जाके, सूट फाइल करा के वो कर, पर लेकिन ऐसा एग्रीमेंट कर दिया है कि अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो आप इसके लिए कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसके राइट को, है ना। तो कोर्ट से आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो ये गलत है ना, तो ये वॉइड माना जाएगा। दूसरा, एन एग्रीमेंट दैट लिमिट्स द टाइम विद इन विच अ पार्टी कैन इन्फोर्स लीगल राइट्स। ऐसा बोल दिया कि आप 1 महीने के अंदर ही अपना लीगल राइट्स कर सकते हैं इन्फोर्स, इसके बाद नहीं करा सकते। तो नहीं, ये भी गलत है। ऐसा नहीं, ऐसे लिमिट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे हम। और जो थर्ड, एन एग्रीमेंट दैट एक्सटिंग्विशेस राइट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ऐसा बोल दिया कि इतने टाइम बाद फिर आपका टाइम, ये जो राइट है खत्म हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप का भी अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो ये वॉइड माने जाते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन को रिफर करने वाला अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है और ऐसा कोई अनुबंध है तो वो वॉइड नहीं होगा। तो सेक्शन 28 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इज वॉइड अंडर सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 में पूछा गया है कि कौन से एग्रीमेंट वॉइड होंगे। ठीक है। तो अगर a person where a contract where a person agrees to sell 100 ton of oil without specifying the type, है ना। तो इस टाइप का जहाँ अनसर्टेनिटी, ऐसे एग्रीमेंट जहाँ अनसर्टेनिटी, जिसको देख के समझा नहीं जा सकता है कि क्या। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आ, हर टाइप के तेल बेच रहा था, है ना। अब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे 100 टन तेल बेचो। उसने ये नहीं बताया कि कौन से टाइप का चाहिए उसको तेल, उसको सोयाबीन का चाहिए, उसको मूंगफली का चाहिए, तिल्ली का चाहिए, किस टाइप का तेल चाहिए उसने नहीं बताया। अब 100 टन तेल वो कौन सा दे, तो ये अनसर्टेनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब जहाँ अनुबंध से स्पष्ट क्लियरिटी नहीं हो रही, अनसर्टेनिटी है ना, टर्म्स अनसर्टेन दिख रहे हैं, तो वहां पे हाँ, अगर वो बंदा अगर सिर्फ एक ही टाइप का ऑयल बेच रहा है तो वहां पे अगर उसने 100 टन भेजा है तो वो उसी टाइप का भेजा है, ये अंडरस्टूड हो गया, क्लियर है कि क्योंकि वो बिजनेस सिर्फ एक ही टाइप का ऑयल का कर रहा है तो वहां पे वो उसी को है। तो ये वहां सर्टेनिटी, लेकिन यहाँ अगर वो वैरायटी है तो यहाँ अनसर्टेनिटी मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ पर्सन एग्री टू सेल अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ, उसने बोला है ना, जो नॉन इन कॉमर्स ना, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्राइस ऑफ गुड्स इज टू बी फिक्स बाय थर्ड पार्टी। अगर ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि जो प्राइस थर्ड पार्टी फिक्स करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये भी वैलिड होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ऑल द गुड्स इन द वेयर हाउस आर सोल्ड, है ना। तो ये है कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि वेयरहाउस में जितना भी सामान रखा है वो सब सेल किया जाए, तो ये भी वैलिड है। जितना भी है वो सब हो जाएगा, इसमें टाइप बताने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 29 स्टेट्स दैट एग्रीमेंट विथ अनसर्टेन टर्म्स दैट कैन नॉट बी मेड सर्टेन आर वॉइड। उसको मतलब सर्टेन नहीं बनाया जा सकता है तो वो वॉइड है। अंडर सेक्शन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वेगर। हाँ, सट्टेबाजी नहीं मानी जा सकती, इसमें ये पूछा गया है कि सेक्शन 30 के अंदर किसको सट्टा नहीं माना जाएगा। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसको नहीं, बाकी क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाना, कैसीनो में जुआ खेलना, एक लॉटरी जिसमें परिणाम भाग्य पर निर्भर होता है, लॉटरी वेयर रिजल्ट आर बेस्ड ऑन चांस। ठीक है। तो ऐसे अगर कोई है ये सब वेगर होगा, वेगरिंग होगा, लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेगरिंग नहीं होता है। तो जो भी वेगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेक्शन 30 डिक्लेयर्स एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेगर्स एज वॉइड, तो वो वॉइड होते हैं शुरू से। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो कॉन्टीजेंट एक्ट के बारे में क्या बोला है कि एज पर सेक्शन 31 अ कॉन्टीजेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट to do to do or not to do something in a certain event, collateral to the contract happens or does not happen। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किसी काम को करने या न करने के लिए किया गया है और साथ में उसके साथ एक कोलेट्रल इवेंट भी है, एक सर्टेन इवेंट है सम पार्श्विक उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक, और साथ ही साथ एक इवेंट जोड़ दिया गया है ना, तो कोलेट्रल वो है, तो वहां पर वो जो इवेंट है हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके आधार पर डिपेंड है, तो वो जो है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ये सेक्शन 31 में इसके बारे में बोला गया। व्हेन डज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन अ इवेंट हैपनिंग बिकम वॉइड।
है ना। तो जब अगर कोई ऐसा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो किसी इवेंट हैपनिंग पर है और वो वॉइड हो जाता है, तो कब होता है ऐसा? तो जब वो है कि वो जो इवेंट है उसका घटना है ना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अब कि वो होगा ही नहीं इवेंट, और हमने क्या काउंट वो करा था कॉन्ट्रैक्ट कि अगर ये इवेंट हैपन होगा तो ये चीज मैं बेच दूंगा, ठीक है। अब वो इम्पॉसिबल हो गया इवेंट, तो वो क्या हो गया? वॉइड हो जाएगा। इस सेक्शन 32 में इसके बारे में मेंशन किया है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन अ uncertain event cannot be enforced unless the event happen, and if the event becomes impossible the contract becomes void. ए यदि यह अनुमान करता है कि वह बी को पैसा देगा और यदि बी की शादी सी से होती है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि ए क्या एग्रीमेंट कर रहा है कि वो बी को पैसा देगा अगर बी ने सी से शादी करी, लेकिन सी मर गया, तो ये क्या हो गया? ये अमान्य हो जाता है, मतलब इवेंट हैपन ही नहीं हो सकता है ना। Which section of the Indian contract deals with the enforcement of contingent contract when event does not happen? तो ये सेक्शन 33 में बोला है कि कोई सा इवेंट ऐसा कि वो नहीं होगा तो किस में दिया गया है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट डिपेंड्स ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर ऐसा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी इवेंट नहीं होने पर डिपेंड है, वो इन्फोर्स कैन ओनली बी इन्फोर्स, वो कब तभी इन्फोर्स हो सकता है जब इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब ऐसा दिख रहा है कि वो इवेंट होगा ही नहीं, तो वो फिर पॉसिबल होगा, ठीक है। When does a contingent contract becomes void due to specified event not happening within a fixed time? यदि कोई निश्चित अवधि के लिए कर दिया कि इतने टाइम पीरियड के अंदर इवेंट होना चाहिए, तब ये कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा, ठीक है। अब वो उतने टाइम पीरियड के में लागू ही नहीं होता, मान लीजिए 2 महीने के लिए किया था, 2 महीने तक वो इवेंट हुआ ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल हो गया, या उसके पहले ही वो शो हो गया कि वो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है, तो वो वाइड होगा। तो इफ द इवेंट डज नॉट हैपन विद इन द फिक्स टाइम में नहीं हुआ, तो ये हो गया कि वो हुआ ही नहीं, तो ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 35 इसके बारे में बोलता है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स्ड टाइम एंड दैट इवेंट डज नॉट हैपन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ए बी को यह वादा करता है कि यदि एक जहाज 1 साल के भीतर वापस आता है तो वो भुगतान करेगा, मतलब ये बोला है कि वो जहाज अगर 1 साल में आ जाएगा मेरे पास तो मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन जहाज साल में आया ही नहीं, तो यहाँ पे ये क्योंकि वो उस 1 साल के अंदर इवेंट हुआ नहीं, तो ये वॉइड हो गया। व्हेन एन एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स कंसिडर्ड वॉइड, तो यदि किसी असंभव घटना पर आधारित कोई समझौता किया जाता है तो वो कब अमान्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा? ऑलवेज वॉइड ही रहेगा, मतलब जो हो ही नहीं सकता इवेंट उस पर अगर डिसाइड करोगे तो वो कभी घटेगा ही नहीं, तो वो हमेशा से वॉइड ही रहेगा। तो ये सेक्शन 36 उसके बारे में बोलता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स और ऑलवेज वॉइड वेदर और नॉट द पार्टीज वर अवेयर ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी, भले ही पार्टीज को इसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पता हो, लेकिन अगर वो इम्पॉसिबल काम चीज के लिए है तो फिर वो वॉइड ही रहेगा शुरू से। यदि ए यह वादा करता है कि वह बी को 1,000 रुपए देगा यदि दो सीधी रेखाएं एक बंद आकृति बनाएगी, अब जो आपस में पैरेलल लाइनें हैं वो कभी एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं सकती है, तो ऐसा अनुबंध क्या है? अमान्य होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।